और काफ़ी शायद डैमेज करेगा। अगर अवेलेबल करा पाया महिंद्रा तो। जब लकी थे तब इनको 13 महीने लगे। स्कॉर्पियो एन वालों को रोने की ज़रूरत तो नहीं है खैर, बट इस बार वो अवेलेबिलिटी शायद उस तरह से नहीं है। सबसे ताकतवर तो थार वही होगी। गाड़ी के रिकॉल बहुत आए हैं। ये अभी मेरे पास गाड़ी 1.5-1.25 साल हुआ है, साल भर 5 रिकॉल आ चुके हैं। वो पता नहीं क्यों किसी ने उनको फीडबैक नहीं दिया या बनाने में उन्होंने डिज़ाइन ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और सवाल उठ रहा है कि भैया अब उनका क्या होगा जो स्कॉर्पियो एन चलाते हैं। और जब सवाल जोर से आवाज़ लगा के गड़का बादल की तरह, तो ये भैया प्रकट हो गए। और ये है प्रशांत चहल जो कि स्कॉर्पियो एन चलाते हैं। कैसे हो भैया? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये देख के अच्छा लग रहा है, स्कॉर्पियो एन चला के अच्छा लग रहा है? देख के इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ा सा बेटर हो गया, इम्प्रूव हो गया है, जिसका बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार था। और इस पे डिटेल से बात कर लेते हैं क्योंकि बुरा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। मतलब तो बुरा नहीं लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा कि ये होना चाहिए था? नहीं एकदम अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा। ये पहले आदमी मिले हैं जिनको ऐसा लग रहा है, मतलब लोगों ने तो ऐसे बता दिया कि स्कॉर्पियन वाले रोएंगे, थार वाले रोएंगे, लेकिन ये भैया बोल रहे हैं इनको बुरा नहीं लग रहा है। तो क्या करते हैं, अब ये चला रहे हैं तो चला ही चुके हैं, इनको थार में बिठाते हैं और कुछ सवाल इनसे करते हैं इस गाड़ी के बारे में और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में, और पूछेंगे थार रॉक्स के बारे में इनका क्या कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी भैया? जी जी आइए चलिए आइए मेरे साथ आइए, गाड़ी छोड़ दीजिए। हर बुलंदी की अपनी खुद की आवाज़ होती है और यहाँ पे हमारे साथ प्रशांत चहल हैं। जर्नलिज्म में बड़ा नाम है। हाँ अरे नहीं। और इन्होंने क्या किया कि भैया ऑटो ये करते थे बट अब बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। तो प्रशांत भाई एक चीज़ बताओ, सबसे पहला रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा थार रॉक्स को लेके एज स्कॉर्पियो एन ऑनर? बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब देखने के बाद आपको फील होता है कि एक प्रोडक्ट है बहुत ही जो मार्केट में सही जगह फिट होगा और काफ़ी शायद डैमेज करेगा। अगर अवेलेबल करा पाया महिंद्रा तो। मतलब अभी तक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे आपको भी फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत दीवानगी है। आप खुद भी सेंस कर रहे होंगे वो एंगेजमेंट, वो कंटेंट पे किस तरह का रिस्पॉन्स है। लोगों को बड़ी दिलचस्पी, मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। लोग शोरूम पे पता नहीं लॉन्च डेट पे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछली बार स्कॉर्पियो की तरह गाड़ियाँ आ जाएंगी, बट इस बार वो अवेलेबिलिटी शायद उस तरह से नहीं है। पर खैर, मतलब आप जब आप देखते हो तो समझ में आता है कि स्कॉर्पियो एन के लिए आपने कितना इंतजार किया था? कौन सा वेरिएंट खरीदा था? मेरा उसी ड्रॉ में निकला था जो पहले लकी कस्टमर्स थे। जो फिर भी मिलने में टाइम लग गया था? मुझे लगभग लगे थे 13 महीने, 13 से 14 महीने लगे। मतलब जब लकी थे तब इनको 13 महीने लगे? हाँ। और मैं आज खुद ये सोच रहा था कि अगर इतनी डिमांड किसी गाड़ी की है, इतना पसंद किया जा रहा है, तो महिंद्रा की जो बनाने की जो क्षमता है उसको देखते हुए क्या वो सब समस्याएं दोबारा उन सब लोगों को फेस करनी पड़ेंगी जो इतना प्यार करते हैं गाड़ियों को या लेने के लिए इंतज़ार करते हैं। अब की बार कितना इंतज़ार देख रहे हो इस? मैं नहीं कमेंट कर सकता खैर इस पर, क्योंकि महिंद्रा की प्रोडक्शन के क्या उन्होंने रखा है। पर डेफिनेटली मतलब आप शुरू के जो लकी कस्टमर्स वाला भी इस बार अगर ड्रॉ इन्होंने रखा और उसको चूक गए तो गाड़ी, मतलब आप मान के चलिए 8-9 महीने, साल भी हो ही सकता है। हो सकता है। अच्छा, आपने स्कॉर्पियो एन ली थी तब से, और जब ये थार रॉक्स लॉन्च हुई आपने देख लिया इसे, तो कहाँ पर अफसोस हो रहा है कि भैया ये चीज़ होनी चाहिए थी या होना चाहिए था? कुछ ऐसे लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं स्कॉर्पियो एन वाले रोएंगे। नहीं, रोने की, स्कॉर्पियो एन वालों को रोने की ज़रूरत तो नहीं है खैर, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग तरीके का अच्छा प्रोडक्ट है। और देखिए उसको जब उन्होंने लॉन्च किया था महिंद्रा ने तो खुद बोला था कि बिग डैडी और कमांडिंग पोजीशन और तमाम सब चीज़ें, तो वो कमिटमेंट और वो डिलीवरी तो वहाँ मिलती है। जैसे जिस हाइट पे अभी हम इसमें बैठे हुए इस गाड़ी में, आप खुद भी मानेंगे कि रिलेटिवली थोड़ा और हल्का सा ऊपर हो जाते हो आप स्कॉर्पियो एन में जब होते हो। और NVH वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, जैसे इसके तो खैर बहुत इंप्रूव कर दिए चला के। आपकी वजह से मुझे थोड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि चला के देख ली हमने गाड़ी प्री लॉन्च एक तरीके से, तो पता लग रहा है कि बहुत शांत हो गई है, कैबिन एकदम बढ़िया हो गया है। पर स्कॉर्पियो में देखिए पिछला जब उसकी गाड़ी जो स्कॉर्पियो क्लासिक थी उससे जब अपग्रेड हुआ था तो कितना बढ़िया वो प्रोडक्ट निकल के आया। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो खड़ी विंडशील्ड है ना, आज मैं इसको चला के देख रहा था तो मुझे जो सामने शीशे पे हवा टकराने की आवाज़ होती है, खास करके जो साइड की विंडशील्ड के बीच से हवा काट के निकलती है, तो मुझे अपनी पुरानी वाली स्कॉर्पियो की याद आ रही थी। क्योंकि एरोडायनेमिकली तो वो चैलेंज उस गाड़ी के सामने हमेशा रहेगा जो
थोड़ी रिलेटिवली पुअर डिजाइंड है। जैसे पुअर डिजाइन से मेरा मतलब खराब डिजाइन नहीं है, बट एरोडायनेमिकली थोड़ा चैलेंज है क्योंकि खड़ा है ना डिजाइन ये, जबकि थोड़ा शार्प मुंह है एक्सयूवी का भी, स्कॉर्पियो एन का भी। तो वो 110-120 की रेंज में जब आप चलते हो, जहाँ लिमिट अलाउड है वैसी, तो आप वो आवाज़ नहीं महसूस करते हवा के टकराने की, जो आज मुझे इसमें तो हो रही थी थोड़ी थोड़ी। स्कॉर्पियो एन का कौन सा वेरिएंट चलाते हो आप? मेरे पास Z6 है, Z6 जो सेकंड टॉप कह सकते हैं आप उसको, Z8 के नीचे। तो जैसे ये गाड़ी आप देख रहे हो, डीजल इंजन जिस तरीके से इसका कर रहा है परफॉर्म, जो आवाज़ आ रही है, हाँ। कैसे कंपेयर करोगे दोनों को? डीजल इसको इंजन, ज़्यादा रेट करोगे? डीजल इंजन की रिफाइनमेंट के मामले में अगर देखें तो आई थिंक बराबर सा ही काम हुआ है मुझे लगता है। काफ़ी साइलेंट है, सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो कई बार खुद ऐसा लगता है कि डीजल गाड़ी नहीं स्टार्ट किया आपने, मतलब दोनों में ही आप देखें अगर कंपेयर करके। और बहुत शांत है, मतलब जब आपने अभी गाड़ी स्टार्ट किया था तो पता लग रहा था कि कितनी रिफाइन की है इन्होंने, और ना सिर्फ इंजन की आवाज़ अंदर कम आ रही है बल्कि बाहर भी। उसका एक मैं चीज़ मैं अपनी गाड़ी में नोट करता हूँ, ये कि गाड़ी महिंद्रा ने ना गाड़ी में पैकिंग और जो रबड़ का जो काम होता है ना, जहाँ से एयर या आवाज़ लीक होती है जाती है बाहर, उस पर बहुत अच्छा काम किया है। जैसे बोनट्स के अंदर बड़ी अच्छी पैकिंग है, दरवाज़ों में बहुत अच्छी पैकिंग है। वो पिछली गाड़ियों में नहीं थी, पहले वो एक बड़ी हार्ड रबड़ के फॉर्म में होता था, इस बार वो सॉफ्ट है, इसलिए जब आप दरवाजे बंद वगैरह करते हैं ना तो वो आवाज़ भी कम फील होती है, जो पिछली जनरेशन की गाड़ियों में ज़्यादा फील होती थी। अभी आप एसी की हवा खा के आए हैं स्कॉर्पियो एन की, हाँ जी, और आप थार रॉक्स की हवा खा रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कैसी कूलिंग वगैरह कैसी है? नहीं, सबसे बड़ा चेंज तो यही है ना, कूलिंग तो मैं मान सकता हूँ कि कॉम्पिटिटिव है, चलिए दोनों में एक सी समान है। हाँ, क्योंकि ये वैसे भी ना बहुत पावरफुल एसी है इसका, इस गाड़ी का। मैं अपनी में भी महसूस करता हूँ कि 2 या 3 पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे आप किसी भी सफ़र को जब शुरू करते हैं तो हो सकता है कि शुरुआती 5 मिनट तक तो आप उसे चला लें 3 पे गाड़ी को ठंडा करने के लिए, बट पूरे लंबे सफ़र में मैं कभी दूसरे से तीसरे पे जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, चाहे कितनी भी गर्मी बाहर हो। तो बहुत अच्छा काम करता है। बट हाँ, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जो एक बहुत बड़ा मिस है, मतलब स्कॉर्पियो एन में तो नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे ख्याल से, वेंटिलेटेड सीट्स का भी नए वाले में भी नहीं है। तो इतना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, सनरूफ नहीं है, और आप शायद इस जो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, इसमें वो खुलापन महसूस भी हो रहा होगा, वो वीडियो में दिखेगा भी। और आई थिंक ये जो वाइट अपहोल्स्ट्री है इसकी, जो डिज़ाइन में इन्होंने ऐड किया है, इससे थोड़ा और स्पेस ये नजर आता है, डेफिनेटली फील एक, होता है। हाँ मतलब एक उजाला क्रिएट कर रहा है ना गाड़ी में। तो ऊपर की अंदर रोशनी आ रही है और अंदर से रेडिएट होकर बाहर जा रही है, तो वो थोड़ा ग्लो कर रही है गाड़ी। तो कितनी थार आपको नजर आ रही है? थार के शौकीन रहे हो आप? थार के शौकीन रहे हैं, थार के। तो कितनी थार इसमें बची है, आपको लगता है बची है थार, या नई दुनिया होगी? देखिए, अगर थार जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ना, जिसकी वजह से वो जो अपनी जगह बनाई उस गाड़ी ने, वो RWD से पहले वाली ही थार है, जिसमें डिफरेंशियल है, लॉक करने का सिस्टम है, ज़बरदस्त 4x4 कैपेबिलिटी है ना, अप्रोच का एंगल, डिपार्चर का एंगल बहुत बढ़िया है, टकराती नहीं है गाड़ी, टूटती नहीं है। बहुत गाड़ियाँ 4x4 ऑफर कर देती हैं पर पता लगा बम्पर निकल गया आपका। तो वो प्रैक्टिकलिटी थार में थी, बट अभी तो सच बताऊं तो मैं इसका तो जो असली जो रूप है वो तो आना बाकी है अभी, क्योंकि जब इसमें 4x4 ऑफर होगा 5 दरवाजे के साथ, क्योंकि आपका ये मॉडल अभी ऑटोमेटिक और नॉन 4x4 वर्जन है, तो तब और पता लगेगा, तब वो मतलब सबसे ताकतवर तो थार वही होगी। इसमें थार जो है, जिसको बहुत बड़ा वर्ग पसंद करता है ना थार को, वो उसके एटीट्यूड, स्टांस और उन सब के लिए करता है, तो वो तो देखिए हर एक चीज़ अपग्रेड हो गई है। जैसे बल्कि मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा था, मैंने एक सोचा भी था कि लिखूं इस बारे में, कि थार पे जो लोग बाहर जाके काम कराते थे ना, जिस तरह की लाइटें उनको चाहिए थी, जिस तरह का पीछे का वो स्पॉइलर के ऊपर डिज़ाइन है, बैक पे माउंटेड वो लाइटों में जो डिज़ाइन है, जो लोग बाहर से काम करा रहे थे, महिंद्रा की अच्छी बात है कि वो सब उन चीज़ों को नोट कर रहे थे और सारे पॉइंट्स एक्नॉलेज किए गए। और एक वो जो बड़ा सी कर्व वाली फ्रंट लाइट दी है, वो सब लोगों के जो इस गाड़ी के साथ एटीट्यूड स्टेटमेंट में ऐड होती थी ना, चीज़ें वैल्यू ऐड कराते थे लोग, वो सब को मिला जुला के इन्होंने ऑफर कर दिया है। तो ये तो बताता है कि कंपनी रिकग्नाइज कर रही है कि कस्टमर की नीड क्या है, और ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप जाएं नंबर 2 में अपना वो काम कराएं, फिर अपनी वारंटी कॉम्प्रोमाइज़ करें, छिड़वाएं उसको, वायर वायर वो सब चीज़ें बचना चाहिए। अगर कंपनी इतना अच्छा बना के दे रही है तो ठीक है, अच्छा है। तो अच्छा है। आपने कितना चलाया अब तक स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो में चला चुका हूँ 20,000, तो उसकी 20,000 वाली सर्विस अभी हुई है। अभी हुई है, हाँ। तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना खर्चा आता है, थोड़ा सा वो समझना चाहेंगे, और माइलेज कितना मिल रहा है?
माइलेज तो मैं पिछली स्कॉर्पियो से खुश हूँ, क्योंकि एक तो 6 गियर हो गए उसमें, इंजन की पावर रिटेन हो गई, एरोडायनेमिक्स बढ़िया हो गए, तो वो लगभग मेरा यूसेज जो है वो मेजॉरिटी हाईवे पे है, तो मैं बहुत सिटी ड्राइव तो उसको लेकर नहीं करता, कभी कभी कर भी लेता हूँ, बट एवरेज जो आता है ना निकल आके वो औसत कहीं 14-14 के आसपास बैठता है। हाईवे पे जब आप चले जाते हैं, जैसे मैं अभी 2000 किलोमीटर करके आया था दिल्ली से नागपुर वापस, तो तब वो गाड़ी ने अननेसेसरी आप रगड़ रहे हो गाड़ी को तो बात अलग है, बट वैसे 15 की लपेट में आ जाता है। मतलब 14-15 ये गाड़ी 14-15 की रेंज है डीजल में। हाँ, और सेम मुझे यहाँ पे भी आता नजर आ रहा है अगर आप नॉर्मल चलाएंगे गाड़ी को, क्योंकि जो मैंने अभी चलाया फर्स्ट लॉट से निकाला, फटाक से भगाते चले गए, जो भी किया फिर भी हमें 13-13.5 के आसपास का मिला, तो बहुत अच्छा है। 14-15 मुझे लगता है आराम से निकाल देगी नॉर्मल कंडीशन में, अगर कोई। हाँ जी, अगर आप 14 बता रहे हैं तो ऑटोमेटिक पे बता रहे हैं वो भी, तो आई थिंक जो मैनुअल चलाएगा तो क्या पता थोड़ा। कितना खर्चा है आपका सर्विस का? वो सर्विस पे मैं मानता हूँ कि 5000 से 7000 के बीच में आता है, क्योंकि ये अभी फ्री वाला चल रहा है ना मेरा, तो फ्री सर्विस में कुछ चीज़ें जो डलती हैं गाड़ी में वही उसका ही कॉस्ट पे करना होता है। आगे 50,000 वाली जो सर्विस होगी तब जाके आपको एक मेजर लगता है, अभी तो 20, 30, 40 तक तो लगभग चीज़ें ठीक ही रहती हैं। जो मेजर चेंजेस होते हैं और पेड होती है वो 50 पे होती है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती कर दी मैंने। क्लासिक तो बहुत अच्छी थी, एकदम ही इजी सस्ती मेंटेनेंस वाली थी, और अब बड़ा महंगा हो गया हो। वो लगभग एट पार सेम सा ही है, मतलब वो एक जैसी सी खर्चा ले रही हैं बाद में। और जिस तरह का इन्होंने अपना बना लिया है ना सिस्टम, मतलब सर्विस वाली साइड पे भी कोई बहुत परेशानी मैं महसूस करता नहीं हूँ। बट हाँ, एक चीज़ है जो बताने की है लोगों को, वो ये कि गाड़ी के रिकॉल बहुत आए हैं। ये अभी मेरे पास गाड़ी 1.5-1.25 साल हुआ है, साल भर 5 रिकॉल आ चुके हैं, जिसमें 2-3 तो सॉफ्टवेयर के हैं, 2 हार्डवेयर के हैं। यानी कि एक तो स्टीयरिंग रॉड में कुछ गड़बड़ थी तो वो चेंज हुई, एक कुछ सिलेंडर था आगे कंप्रेसर के आसपास कुछ होता है तो वो एक चेंज हुआ, 3 इसके जो आपके ये सिस्टम है एड्रेनॉक्स तो उसके अपडेट्स हुए, कुछ एक और उसका था कि जो डिस्प्ले में आ रहा है उन सब चीज़ों के। तो बेसिकली 5 बार हुआ है, तो जिसमें मुझे बिना सर्विस के 2 बार चक्कर काटना पड़ा। पे कुछ नहीं करना पड़ता, समय थोड़ा सा बर्बाद होता है, समय मनी है। और इस पर मुझे लगता है महिंद्रा को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो R&D कस्टमर्स को गाड़ी बेच के ना करे, वो R&D करके फिर डिलीवर करे, ताकि आदमी वो चक्कर में ना पड़े कि भाई परफेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है और अब आप उसे लेके घूम नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा सनरूफ चाहिए स्कॉर्पियो एन में? नहीं, मेरा तो खैर सच बताऊं ये सनरूफ को लेकर एक क्लैरिटी है दिमाग में। मेरे बच्चे को चाहिए था, मेरी वाइफ ने भी बोला लेते हैं, और शोशेबाजी टाइप का ही मामला होता है, क्योंकि वो असल में आपकी कोई यूटिलिटी ये पूरी करता नहीं है, कुछ भी नहीं करता ये। और साल भर में अगर सच बताऊं तो खोल है कि जब वीडियो शूट करे तो थोड़ा अच्छी रोशनी, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे कि वो रोशनी मिल रही है, माहौल मिल जाता है। हमारे यहाँ जिस तरह के नॉर्थ में हम रहते हैं, वेदर इतना हार्श होता है कई महीनों में कि जब आप उसे खोल नहीं सकते। तो शायद कोई बहुत पहाड़ी इलाके में अच्छे खूबसूरत बढ़िया हवा वाले इलाके में रहता हो तो ऊपर और साइडों में सब खोल ले और उसको इस्तेमाल करे, पर कोई जरूरत नहीं। 7 सीटर वाला काम हो रहा है आपके स्कॉर्पियो से? 7 सीटर वाला तो हो जाता है, बट वो सिर्फ डे ड्राइव में होता है। डे ड्राइव से मेरा मतलब है क्लियरली कि आप किसी इवेंट में गए, तैयार श्यार हो गए पूरे परिवार को लेके, आप मतलब भाई के बच्चे भी आ गए, सामान ना ले जाना, सामान नहीं ले जाना हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ भी एक दिन एक रात का भी सामान ऐड हुआ तो 7 लोग नहीं बैठ सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं बैठ सकते। दूसरी चीज़, उसका जो बूट है, इससे मैं बहुत खुश हुआ देखकर कि इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है इस बार। स्पेस बढ़ गया है, 5 लोगों का सामान बड़े आराम से शायद इसमें सेट हो जाएगा, ऊपर तक बढ़ सकते हो। एक अच्छी वेल शेप्ड ट्रंक होना बहुत ज़रूरी है। उसकी शेप बहुत ख़राब है स्कॉर्पियो एन की। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो फोल्ड होने वाली सीट है वो पता नहीं क्यों किसी ने उनको फीडबैक नहीं दिया या बनाने में उन्होंने डिज़ाइन ध्यान नहीं दिया। फॉर्च्यूनर की तरह अगर वो स्प्लिट करके साइडों में हैंग कर देते ना उन सीटों को, तो शायद रिलेटिवली ज़्यादा स्पेस बन जाता है बेस पे, क्योंकि सामान आप टांगते नहीं है गाड़ियों में, आप ज़मीन से लगाते हैं ना, सेट करते हैं। अब उसमें एक जगह वो बम्प सा है, फिर वो गाड़ी की सीट फोल्ड होकर खड़ी हो जाती है तो नीचे जगह कम बच जाती है। तो मुझे लगता है कि कई बार कि क्या 5 सीटर वेरिएंट होता तो ज़्यादा बेटर होता है स्कॉर्पियो में मेरे लिए। अच्छा, तो वो बड़ा अनोइंग लगता है कई बार, क्योंकि सामान ना भागता है फिर अगर ठीक से नीचे ना लगाओ। तो कितने नंबर देंगे थार रॉक्स को प्रशांत भाई?
थार रॉक्स को नंबर तो अच्छे मिल ही सकते हैं, मतलब मुझे इसमें जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वाइट है गंदा हो जाएगा, डेफिनेटली निचले मॉडल्स में डार्क सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। नंबर की बात है तो इतना इम्प्रेस कर रही है गाड़ी, आप अभी बता रहे थे, मैं महसूस भी कर चुका हूँ ड्राइव करते हुए कि लोग रोक रहे हैं आपको रास्ते में देखने के लिए, बैठने के लिए। तो नंबर तो जो भी हायर साइड पे आपको ठीक लगे 10 में से 9, आप जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें लगा लीजिए नंबर। तो भैया देख लीजिए, जिनको लगता है कि स्कॉर्पियो वाले दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खुश हैं भैया। तो बोलते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया स्कॉर्पियो लेके, थार रॉक्स आई है, ये अलग दुनिया है। अगर अब ये प्लान कर रहे हो तो शायद इसके बारे में सोचते, लेकिन जो इन्होंने सोचा उससे इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो भैया स्कॉर्पियो वाले क्या सोचते हैं, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। प्रशांत भाई ने एक डिटेल वीडियो में अपनी बात रख दी है, तो जिनको लगता था ना उनको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। लेकिन क्या है कि ये थार रॉक्स इनको भी बड़ी अच्छी लगी है, इन्होंने तारीफ की है जो महिंद्रा ने इसमें काम किया है। ये गाड़ी का जो अंदाज है ये अच्छा लगा है, रोड प्रेजेंस अच्छा लगा है, बूट स्पेस अच्छा लगा है, और इन्होंने अपनी बात बुलंद होके सबके सामने रखी है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।